हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है और नोमा के हिस्ट्री के बुक साथ में है, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ। हम लोग इतिहास की दुनिया पढ़ रहे हैं। हिस्ट्री में पार्ट चैप्टर 3 है, जो जिसका पार्ट आज 4 होगा, भाग 4। तो इसके पहले हम लोग पढ़ चुके थे मैरी एंटोनिएटा कौन थी? तो मैरी एंटोनिएटा लुई सोलमी की पत्नी थी। मैरी एंटोनिएटा कहाँ की थी? तो मैरी एंटोनिएटा ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। यह 15,000 अपने क्या रखी थी? अपने प्रमुख यानी कि अपने नज़दीकी लोगों को रखी हुई थी, जिसका राजस्व का 9% लिया करता था, जो कोई काम नहीं करता था, उस समय फिजूल खर्ची करते थे। और उस समय क्या हो गया था, यहाँ फ्रांस में 10 अरब लिरवे कर्ज से डूबे थे। उसके बावजूद भी यह फिजूल खर्ची करती थी। तो फिजूल खर्ची करती थी लुई सोलमी, मैरी एंटोनिएटा ऐसो आराम से रहते थे और भोग विलासा में रहते थे। इसको ने कि सरकार का कोई राजकोष जब प्रभावित होता था, यानी कि कम जाता था उसका पैसा, इसका सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। वो कहते थे कि क्या लेने के लिए? कर्ज लेकर, और क्या कर्ज लेकर या कर ज़्यादा बढ़ाने पर ज़्यादा ध्यान देती थी, ना कि वहाँ के लोगों के, जनता, किसानों और प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट वाले पर ध्यान देने के बजाय। तो हम लोग आज पढ़ेंगे सैनिक कारण। सैनिक कारण क्या था? फ्रांसीसी क्रांति का होने का एक प्रमुख कारण माना जाता है, सैनिक कारण भी माना जाता है। तो हम लोग जानते हैं सैनिक कारण क्या था। तो सैनिक कारण में 3 कारण हमको पढ़ने के। पहला है नियुक्ति में असमानताएं। नियुक्ति होती थी, सैनिक में जो नियुक्ति होती थी, जो सैनिक के पद पर जाते थे, सैनिक का काम करते थे, उनमें भी क्या दिखाया जाता? असमानताएं। सभी को उसमें सैनिक में शामिल होने का नहीं था। सैनिक में सिर्फ वही शामिल हो सकते जो द्वितीय स्टेट से आते थे। कम वेतन का निर्माण, और यहाँ पर सैनिक के साथ साथ कम वेतन भी उसको दिया जाता था। ये भी कारण था कि सैनिक विद्रोह भी किया। खराब भोजन की व्यवस्था, भोजन भी क्या होता था? खराब रहता था, क्योंकि सारा भोजन बढ़िया सब तो मेरी एंटोनिएटा के भोग विलास में और ऐसो आराम में ही चला जाता था सारा पैसा, और कर्ज से डूबी थी, इसलिए सरकार वहाँ पर कुछ दे नहीं पा रही थी। तो हम लोग समझते हैं सैनिक कारण क्या है। फ्रांस के सैनिक में भी बहुत अधिक असंतोष था। जिस प्रकार से किसानों में असंतोष था, वहाँ तृतीय रेस्ट के लोगों में असंतोष था, डॉक्टर, वकील, जज में भी असंतोष था। उसी प्रकार यहाँ भी क्या था? सैनिक में भी क्या दिखाया होता था? असंतोष, यानी कि वो भी खुश नहीं थे, क्योंकि काम ज़्यादा करवाया जाता था और वेतन कम दिया जाता था। उसके साथ साथ भोजन की व्यवस्था बहुत ही खराब रहती थी। सैनिक के पद पर किसानों को बहाल किया जाता था। सैनिक के पद पर किसको बहाल किया जाता था? किसानों को। कि तृतीय रेस्ट, तो किसान किस स्टेट में आते हैं? किसान तृतीय स्टेट में आते हैं, थर्ड स्टेट में आते हैं। वहाँ किसानों को बहाल किया जाता। कम वेतन, कठोर अनुशासन और खराब भोजन आदि में रुष्टव रहते थे। सेना के निम्न पदों पर उनकी नियुक्ति होती थी। और जितना भी निम्न पद होता था, सेना में भी पद होता है, ऊंचा पद, हाई पोस्ट और निम्न पोस्ट। तो जो हाई पोस्ट होता था उसमें जो क्या था? उच्च श्रेणी यानी कि कुलीन वर्गों के लोग आते थे। लेकिन जो नीचे पद थे वो सारे किसको? किसानों को लिए रखा जाता था। यह भी एक कारण था, सैनिक के विद्रोह करने का एक मुख्य कारण था। पद कुलीन के लिए सुरक्षित हैं, और पद क्या चाहिए? कुलीन के लिए सुरक्षित है। आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति की वजह से फ्रांस की सेना ने भी आगे चलकर क्रांतियों का साथ दिया। यहाँ फ्रांस की जो सेना था, ये भी यही कारण हुआ कि आगे चलकर किसका साथ दिया? फ्रांस के क्रांतिकारियों को साथ दिया। तो क्वेश्चन पूछेगा सैनिक क्यों असंतोष थे? तो सैनिक के 3 कारण असंतोष। पहला तो नियुक्ति में असमानताएं थी। दूसरा कारण क्या था? मजदूरी कम दिया जाता, यानी कि कह सकते हैं वेतन क्या दिया जाता था? कम दिया जाता था। तीसरा कारण क्या था? तो तीसरा कारण है उसमें निम्न पदों पर ही उनकी नियुक्ति होती थी, यानी कि कह सकते हैं निम्न पदों के साथ साथ उन्हें भोजन भी क्या दिया जाता था? खराब। तो सैनिक के विद्रोह करने का मुख्य 3 कारण क्वेश्चन पूछेगा कि सैनिक के विद्रोह करने का मुख्य 3 कारण बताएं। तो पहला नियुक्ति में असमानताएं, दूसरा क्या बोलिएगा आप? दूसरा वेतन कम मिलता था। तीसरा क्या होगा? तीसरा होगा कि भोजन क्या मिलता था? खराब मिलता था। कौन राब? खराब। तो फिर से पूछते हैं कि सैनिक विद्रोह किन कारणों के तरह किया? तो बता सकते हैं आप 3 कारणों कौन कौन हैं?
बता सकते हैं। आप बोले मेरे साथ साथ पीछे पीछे क्या किया कीजिए, दोहराया कीजिए, जिससे क्या होगा कि आपको पूरा ध्यान इसी पर लगा हुआ रहेगा। करा व्यक्तिगत एवं धार्मिक कारण। अब हम पढ़ेंगे कि व्यक्तिगत और धार्मिक कारण। हम लोग पढ़ेंगे व्यक्तिगत और धार्मिक कारण। आपको दोस्तों जैसे पता है कि आपको एनसीईआरटी के बुक में यानी बीएसटी बीपीसी में के बुक में या बीएसईबी के बुक में यानी कह सकते हैं बिहार बोर्ड के किताब में रहता है पीली वाली डिबिया। इसको हम कहते हैं पीली वाली डिबिया। कौन डिबिया ये है? पीली वाली छोटी डिबिया। तो पीली वाली डिबिया है, तो पीली वाली डिबिया में आपको दिया रहेगा हमेशा जो मुख्य रहेगा, जो इंपॉर्टेंट क्या क्या पढ़ने का, वो कहाँ दिया रहता है? पीली वाली डिबिया में। जिस प्रकार से आप होम्योपैथिक के दवा में जाते होंगे खाने के लिए तो कहते हैं कि ये लाल वाला डिबिया से दो टाइम सुबह 2 टाइम शाम, हरे वाले डिबिया से 2 टाइम शाम। उसी प्रकार के यहाँ रहता है हमेशा रहेगा पीली वाली डिबिया। कौन डिबिया रहेगी? पीली वाली डिबिया। कौन बिया? पीली वाली डिबिया। तो पहला हम लोग देखते हैं भाषण, लेखन और विचार की स्वतंत्रता का अभाव। पहला व्यक्तिगत या धार्मिक क्या था? भाषण, आप किसी कहीं पर खड़ा होकर भाषण नहीं दे सकते, यानी कि बोल नहीं सकते हैं। लेखन, लिख भी किसी के प्रति कोई चीज़ लिख भी आप नहीं सकते हैं, ये क्या था? और विचार, स्वतंत्रता का अभाव। और विचार भी, अपना स्वतंत्र विचार के बारे में भी आप बता नहीं सकते हैं। ये नहीं कि अपने स्वतंत्र विचार के बारे में क्या किया कीजिए, बताया किया कीजिए। इसके बारे में भी यह प्रावधान नहीं हुआ करता था, ये प्रावधान नहीं हुआ करता था। तो कह रहा है कि अगला है धार्मिक स्वतंत्रता का अभाव। और यहाँ पर धार्मिक स्वतंत्रता का क्या था? अभाव भी था। धार्मिक स्वतंत्रता यानी कि अपने मन से आप कोई किसी धर्म को मान नहीं सकते। वहाँ राजा के द्वारा ही चलाए गए नीतियों के द्वारा आपको क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। तीसरा हम कह रहा है बिना अभियोग के व्यक्तियों को गिरफ्तार करना। बिना कारण अभियोग यानी कि वहाँ पर नोटिस भी नहीं जारी हुआ कि उसको गिरफ्तार करना, किसी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता था। ये भी क्या था? एक धार्मिक व्यक्तिगत या कह सकते हैं धार्मिक क्या था? कारण था। कानूनी में एक रूपता का अभाव होना। अब कानून भी एक जैसा वहाँ का नहीं था, अलग अलग तरह के कानून भी वहीं पालन किया करते थे। तो हम लोग समझते हैं कि क्या कहा जा रहा है यहाँ पर। तो हम लोग समझते कह रहा है कि फ्रांस में सभी तरह की स्वतंत्रता का अभाव था। प्रत्येक जितना भी तरह के स्वतंत्र अभी आपको प्राप्त है कि आप जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कहीं पर भी बोल सकते हैं, यूट्यूब चला सकते हैं, व्हाट्सएप चला सकते हैं, फेसबुक चला सकते हैं, ये सारा आपको स्वतंत्रता है। लेकिन उस समय में आप अपने इच्छा से कोई नहीं कुछ कर नहीं सकते। यानी कि मान लीजिए अपने इच्छा से आप क्या करने के लिए गए? दुकान खोलने के लिए, कोचिंग खोलने के लिए गए, तो आप कोचिंग को आपको खोला नहीं जाएगा, वह सरकार के द्वारा बंद कर दिया जाएगा। क्योंकि आपको कोचिंग खोला जाएगा तो आप क्या हो जाएंगे? शिक्षित हो जाएंगे। और सरकार यहाँ तो चाहता है कि आप शिक्षित ना हो। तो कह रहा है भाषण, लेखन, विचार की अभिव्यक्ति तथा धार्मिक स्वतंत्रता का पूर्ण अभाव था। ये भाषण का पूर्ण रूप से कौन सन भाषण। दोस्तों आप मेरे साथ साथ लिखे कौन सन भाषण, कौन खन लेखन, कौन खन लेखन, कौन चार विचार, कौन चार विचार, कौन व्यक्ति अभिव्यक्ति, कौन व्यक्ति अभिव्यक्ति, कौन मिर्क धार्मिक, कौन मिर्क धार्मिक, कौन स्वतंत्रता स्वतंत्रता, कौन स्वतंत्रता स्वतंत्रता। इस सारा चीज़ का क्या था? अभाव था। दोस्तों हम इसलिए इस तरीक़ा से बोलते हैं कि आपका ध्यान जाए, है ना, इंटरेस्ट आपको भी लगे और इंटरेस्ट के साथ साथ आप ध्यान देकर समझें और सुन भी करें और लिख सकते हैं। क्योंकि क्वेश्चन आपको पूछेगा, ध्यान देने योग्य बात हो जाता है कि फ्रांस में किस तरीक़ा से व्यक्तिगत एवं धार्मिक स्वतंत्रता नहीं थी। कौन कौन में? तो भाषण में, लेखन में, विचार के अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता का अभाव था। इस तरीका इसका कोई भी स्वतंत्र सारा चीज़ नहीं था। करा वहाँ राज धर्म कैथोलिक धर्म था। वहाँ राज का कैसा धर्म था? कैथोलिक धर्म था। यानी वहाँ सिर्फ एक ही धर्म था। जैसे हम बता सकते हैं आपको, जैसे भारत में एक ही धर्म नहीं, इसलिए तो हमको बोला जाता है, भारत में बोला जाता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता में है भाई भाई। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा बोला जाता है, पाकिस्तान जो नल्ला पाकिस्तान है। कौन पाकिस्तान? नल्ला पाकिस्तान। इस तरीक़ा से है नल्ला पाकिस्तान। आपको ये देखिए पिक्चर बना लिया हम नल्ला पाकिस्तान का, ये नल्ला पाकिस्तान है। तो नल्ला पाकिस्तान में कुछ धार्मिक स्वतंत्रता नहीं, वो है राज धर्म है। एक ही धर्म के हिसाब से वह देश बना। कैसा धर्म है? मुस्लिम धर्म वहाँ पालन होता है। कैसा देश? कह सकते हैं कि वहाँ मुसलमान की संख्या ज़्यादा है, अब मुस्लिम धर्म का ही पालन ज़्यादा हुआ करता है। तो उसी प्रकार से फ्रांस में कैसा धर्म था? कैथोलिक धर्म। कैसा? कैथोलिक धर्म का पालन किया जाता था। और प्रोटेस्टेंट
धर्म के मानने वाले को कठोर सजा दिया जाता था। वहाँ दो प्रकार के धर्म थे, कैथोलिक धर्म और प्रोटेस्ट धर्म। अब मान्यता किसका था ज़्यादा? कैथोलिक का। यदि आप वहाँ रहकर प्रोटेस्ट धर्म का पालन करिएगा तो वहाँ पर बहुत कठोर सजा दिया जाएगा आपको, है नहीं, हो सकता है यहाँ तक कि पूजा करने के लिए आपको फांसी की भी सज़ा सुना दिया जाता था, या जेल 20 वर्ष जेल या उम्र कैद की सज़ा भी सुना दिया जाता था। जिस प्रकार से पाकिस्तान में जाइए, आपके पाकिस्तान में आपको पूर्ण रूप से आप क्या नहीं कर सकते हैं, पाकिस्तान में आप पूर्ण रूप से हिंदू धर्म पालन या सिख धर्म पालन करके आप अच्छी तरीक़ा से वहाँ का ज़िंदगी व्यतीत नहीं कर सकते हैं। जैसे आप अभी अफ़गानिस्तान की बात लेते हैं, क्या आप हिंदू धर्म के हैं और अफ़गानिस्तान में हैं तो आपको नहीं, वहाँ पर कोई जगह नहीं है। वहाँ पर तो मुस्लिम में ही कोई दूसरा वर्ग के है, शिया और सुन्नी है, उसमें ही तो है ना क्या हो रहा है, मारा मारी काटा काटी हो रहा है। तो आप कोई दूसरे धर्म से होंगे, क्योंकि मुस्लिम धर्म में ही दो धर्म होते हैं। मुस्लिम जिस प्रकार से एगो बैठा हुआ था ईसाई धर्म है ना, कैथोलिक में और प्रोटेस्टा में, उसी प्रकार मुस्लिम धर्म में भी दो तरह के बटे हुए थे, शिया और सुन्नी बटे होते हैं। मानने वाले को कठोर सजा दी जाती थी। इतना ही नहीं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का भी क्या था, अभाव था। और वहाँ अपने आप स्वतंत्रता, अपने मन से कोई चीज़ कर भी नहीं सकते हैं, अपना व्यक्तिगत काम भी नहीं कर सकते हैं। राजा या उनका कोई भी आदमी किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। राजा का कोई भी आदमी है, कोई भी व्यक्ति को जिसको भी चाहिए, मान लीजिए आपने जा रहे हैं वहाँ पर थूक भी दिए, आप उसको गुर्राह कैसे करके देख रहे थे न, तेरी आँखों का ये काजल करके देख रहे थे, देखे कि उसका आँखों में काजल लगल है, बड़े ध्यान से देख रहे थे, और राजा का आदमी है तो उसको पकड़वा लेगा। यानी बिना कोई कारण की छोटा मोटा काम के लिए भी क्या कर देता था, वहाँ पकड़वा लिया जाता था और गिरफ्तार करने का वारंट होता था। और वो अभियोग के द्वारा फ्रांस में बिना अभियान गिरफ्त करने का वारंट होता है। वारंट का मतलब होता है गिरफ्तार करने का जो कागज़ आता है कि जज के द्वारा ये नियुक्ति किया जाता है, या जज के द्वारा ये बताया जाता है कि आप इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं इन कारणों के द्वारा, उसे क्या कहते हैं, उसे हमें वारंट कहते हैं। जिसको टेलस द कैचेज कहते हैं। यानी कि बिना ध्यान देने योग्य बात यहाँ पर है, कैसा बात है, ध्यान देने योग्य बात है। फ्रांस में बिना अभियोग द्वारा गिरफ्तार के वारंट होता था, उसे क्या कहते थे, लेटस द कैचेट कहते हैं। लेटस द कैचेट क्या कहते हैं, लेटस द कैचेट कहते थे। आगे करा कि फ्रांस में कानून में भी एक रूपता नहीं थी। फ्रांस में कानून भी एक तरह का तरीका से नहीं था। देश के विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 400 कानून लागू थे। यानी कि सोचिए, अलग अलग देश में अलग अलग स्थान पर अलग अलग लोगों के पर क्या था, अलग अलग कानून बना हुआ था। जैसे कि हम कह सकते हैं कि मान लीजिए यहाँ ए है, ए क्या है, बी है, इस तरीक़ा से समझा देते हैं हम आपको एक पेज के माध्यम से। दोस्तों आपको लगता है कि इस तरीक़ा से समझाते हैं तो अच्छा लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख के बताइएगा कि इस तरीक़ा से हाँ पेज पर लिख के बताते हैं पेन से, तो समझ में अच्छी तरीक़ा से आता है तो आप बता सकते हैं। अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो हम डायरेक्ट की बुक ही पर बताया करेंगे, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बता सकते हैं। कुछ नया करने के लिए हम सोचे हैं, तो देखते हैं कि आपको अच्छा लगता है या नहीं। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर ये पूरा क्या है, फ्रांस इस तरीक़ा से, तो फ्रांस है, यहाँ पर बहुत सारे राज होंगे इस तरीक़ा से। यहाँ पर ए बी सी और क्या मान लिए डी राज है। यहाँ पर डी जो राज है, जो राजा का है, राजा कौन है, बुर्बो वंश के कौन है, लुई 16वीं है। और वहाँ के महारानी कौन है, रानी नाम तो क्या है राम जी, मेरी अन्योता नाम है। यहाँ राजा है, राजा के ही आदमी है, राजा के आदमी के पास अधिकार है, या तो राजा को हो या राजा के है न सरकार के हो या राजा के कोई खास व्यक्ति हो, उसका अधिकार है कि किसी को भी गिरफ्तार करवा सकता है या कर सकता है। यानी यहाँ के कानून क्या अलग है। और यहाँ तृतीय अरेस्ट वाले लोग रहते हैं इधर, और तृतीय अरेस्ट वाले लोग रहते हैं तो किसी को भी गिरफ्तार करके पकड़ लिया जा सकता है। तो यहाँ का कानून अलग, यहाँ का कानून अलग है, यहाँ का कानून अलग। ये बहुत सारे ऐसा कैसा 400 कानून लागू थे पूरे फ्रांस में। कितने से कानून, 400 कानून लागू थे पूरे फ्रांस में। लेकिन यहाँ नहीं है। आपको अगर फांसी कोई मान लीजिए कोई क्राइम किए, टी नाम का क्राइम किए, कैसा क्राइम किए, टी नाम का, इस क्राइम के लिए आपको किसकी सज़ा देती है, सरकार फांसी की सज़ा है। तो पूरे भारत देश में आप टी नाम के क्राइम कीजिएगा, कि अपराध कीजिएगा, तो अपराध के लिए आपको फांसी की सज़ा ही सुनाया जाएगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था। अगर राजा के आदमी या किसी को जान भी मार दिया, उसको कोई सज़ा नहीं सुनाया जाएगा, क्योंकि उसके लिए कानून क्या था, अलग था। यानी कि कह सकते हैं
प्रथम स्टेट और द्वितीय और तृतीय रेस्ट, तीनों स्टेट के लिए क्या था, कानून अलग था। प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट के लिए बड़े से बड़े अपराध के लिए भी बहुत छोटे से छोटे सज़ा थी, लेकिन तृतीय स्टेट के अपराध के लिए छोटे से छोटे अपराध के लिए भी बहुत बड़े से बड़े सज़ा थी। तो कह रहा है कि 400 कानून लागू थे। किसी को भी यह जानकारी नहीं होता था कि उसके मुकदमा का फैसला किस कानून के तहत होगा, और किसी को पता नहीं था कि कौन कानून है, कौन नियम के अनुसार ही मुकदमा का फैसला होगा। वो वही करेगा कौन, वहाँ का राजा ही करेगा, वो वहाँ के वकील ही अपने अनुसार करवाता था। कह रहा है बौद्धिक कारण, कौन कारण, बौद्धिक कारण। कह रहा है फ्रांसीसी क्रांति के विषय में यह कहा जाता है कि यह एक मध्यवर्गीय क्रांति थी। कैसा क्रांति था, मध्यवर्गीय। मध्यवर्गीय मतलब जो मध्य लोग यानी कि तृतीय रेस्ट में जो थे, न तो राजा थे न तो गरीब थे, बीच वाले लोग को कहते हैं मध्यवर्गीय कहते हैं। कई मध्यवर्गीय क्रांति थी जिसमें शिक्षित वर्ग, कौन वर्ग, शिक्षित वर्ग यानी कि जो पढ़े लिखे थे उसको कहते हैं शिक्षित वर्ग, लोग ने तत्कालीन राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक दोषों को पर्दाफाश किया। इस शिक्षित वर्ग ने जो थे, जो वही थे, वो कहें तत्कालीन में राजनीतिक कैसे वहाँ चल रहा है, सामाजिक व्यवस्था कैसा चल रहा है, आर्थिक व्यवस्था कैसा चल रहा है, इस सभी व्यवस्थाओं के बारे में पूरे जनताओं को अच्छी तरीक़ा से क्या किया, बताया। करा कि पर्दाफाश किया। जनमानस में जनमानस को क्रोश, कौन क्रोश, आक्रोश, कौन क्रोश, आक्रोश पैदा किया। फ्रांसीसी कहाँ पैदा किया जी, फ्रांसीसी में पैदा किया। बुद्धिजीवियों ने फ्रांस में बौद्धिक आंदोलन का सूत्रपात किया। किसका आंदोलन का सूत्रपात किया, बौद्धिक आंदोलन का सूत्रपात किया। इनमें प्रमुख मॉन्टेस्क्यू और वोल्टेयर और रूसो थे। अब क्वेश्चन पूछेगा कि फ्रांस में बौद्धिक आंदोलन का सूत्रपात किसने किया, मॉन्टेस्क्यू ने, वोल्टेयर ने और रूसो ने। तो ये क्या बात है, ध्यान देने योग्य बात। कैसा बात है जी, ध्यान देने योग्य बात है। रूसो ने, कौन ने किया, वोल्टेयर और रूसो ने। तो आप वोल्टेयर और मॉन्टेस्क्यू और रूसो के बारे में थोड़ा ध्यान से याद देखिएगा यहाँ पर, क्योंकि ये ध्यान देने योग्य बात इसलिए क्योंकि इससे बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन हॉल में। बहुत सारे प्रश्न पत्र में आपको इससे क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। जब हम इसका हम जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रश्न और सब्जेक्टिव करेंगे तो उसमें भी देखिए देखने के लिए मिलेगा कि वोल्टेयर और मॉन्टेस्क्यू के बारे में और रूसो के बारे में क्या है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। खैर मॉन्टेस्क्यू ने अपनी पुस्तक विधि की आत्मा में सरकार की 3 अंगों को कार्यान्वित किया यानी बताया। तो क्वेश्चन पूछेगा कि विधि की आत्मा पुस्तक किसने लिखी, द स्पिरिट ऑफ लॉ, मॉन्टेस्क्यू ने। किसने लिखी, मॉन्टेस्क्यू ने। मॉन्टेस्क्यू कौन था, बौद्धिक आंदोलन का सूत्रपात था, यानी कि बौद्धिक आंदोलन का क्या था, अग्रणी था, जो ये बौद्धिक आंदोलन को आगे बढ़ाया। तो क्वेश्चन पूछेगा आपको विधि की आत्मा किसने लिखी, मॉन्टेस्क्यू ने। विधि की आत्मा मॉन्टेस्क्यू ने। कौन युग, मॉन्टेस्क्यू, कौन युग, मॉन्टेस्क्यू। किसकी आत्मा, विधि की आत्मा, किसकी आत्मा, विधि की आत्मा। विधि की आत्मा किसने लिखी, मॉन्टेस्क्यू ने। विधि की आत्मा किसने लिखी, मॉन्टेस्क्यू ने। विधि की आत्मा किसने लिखी, मॉन्टेस्क्यू ने। 4-5 बार मेरे साथ आप भी बोल लीजिएगा, आपको भी याद आ जाएगा कि मॉन्टेस्क्यू ने किसकी बुक लिखी, विधि की आत्मा। विधि की आत्मा किसने लिखी, मॉन्टेस्क्यू ने। मॉन्टेस्क्यू ने किसने लिखी, विधि की आत्मा। विधि की आत्मा किसने लिखी, मॉन्टेस्क्यू ने। इसको आप भी 4-5 बार दोहरा लिया कीजिए मेरे साथ साथ। करा विधायकी और न्यायपालिका को अलग अलग रखने के विषय में बताकर शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का पोषण किया। शक्तिकरण पृथक्करण सिद्धांत का क्या किया, पोषण किया। ये अपने अंदर इस सारे को रखकर वोल्टेयर ने चर्च, समाज और राजतंत्र के दोषों का पर्दाफाश किया। यद्यपि वह जनतंत्र का पक्षधर नहीं था। जो कौन था, वोल्टेयर था, जो जनतंत्र का पक्षधर का समर्थन नहीं था, फिर भी इसने उस सारा चीज़ को क्या किया, पर्दाफाश किया।
दोस्तों हम बहुत सारे कमेंट बॉक्स में देखते हैं लिखा रहता है कि सर इसका पार्ट 1 कहाँ है, पार्ट 2 कहाँ है। तो आप हर एक वीडियो के नीचे देखिएगा ने, वीडियो जहाँ लिखा रहता है फ्रांस की क्रांति, चाहे यूरोप में राष्ट्रीयवाद, क्लास 10 पार्ट 1, उस पर क्लिक कीजिएगा ने, तो आपको नीचे ने लिंक मिलेगा, पार्ट 1 का लिंक, पार्ट 2 का लिंक, पार्ट 3 का लिंक, हर एक वीडियो में आपको है ना प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और जिसमें नए भी है ने तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ने, हमको उतना ध्यान नहीं है, चाहे हमको उतना याद नहीं कि किसमें हम दिए क्या या नहीं दिए हैं, चाहे हो सकते भूल भी सकते हैं। तो आपने कमेंट बॉक्स कीजिएगा तो हम उसके अंदर तुरंत पिनअप करवा देंगे लिंक उसका। और उस लिंक पर आप जाकर क्लिक कीजिएगा और उस लिंक पर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा ना, आपको वीडियो क्या होने लगेगा, चलना स्टार्ट हो जाएगा, पार्ट 1 या पार्ट 2 का। तो हर एक वीडियो के नीचे आपको लिंक दिया रहेगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा, क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर रहेगा, वहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो आपको नीचे दिखाई देगा। एक बार हमने आपको मैंने एक मोबाइल और कभी आएगा तो हम आपको उसको लाइव करके हम दिखा देंगे वीडियो के माध्यम से ही। तो हम लोग आगे चलते हैं। तथापि राजतंत्र प्रजाहित में होना चाहिए, इसका प्रबल समर्थन था मॉन्टेस्क्यू और वॉल्टेयर। वॉल्टेयर इसका प्रबल यानी कि मजबूती तरीक़ा से समर्थन चाहता था, परंतु रूसो पूर्ण परिवर्तन चाहता था। ये ज़्यादा नहीं चाहता था कि चलो हो जाए तो भी ठीक है, नहीं हो तो भी कोई बात नहीं है। लेकिन रूसो जो था, आप देख रहे हैं रूसो को, जो रूसो जो था बहुत ही क्या था, ये चाहता था कि होना ही चाहिए तो चाहिए। उसने अपने प्रसिद्ध पुस्तक सामाजिक संविदा में राज को व्यक्ति द्वारा निर्मित संस्था और समान इच्छा को प्रभुता माना। अब क्वेश्चन पूछेगा रूसो ने कौन सी पुस्तक का विमोचन किया या लिखा? सामाजिक विदा। क्या नाम था? सामाजिक विदा। ध्यान देने योग्य बात, कैसा योग बात, ध्यान देने योग्य बात। रूसो ने कैसा बुक लिखा? सामाजिक संविदा का बुक लिखा करा। और अतः वह जनतंत्र, कौन तंत्र? जनतंत्र का समर्थन था। रूसो कैसा था? जनतंत्र का समर्थन था, लेकिन वॉल्टेयर जनतंत्र का पक्षधर नहीं था, समर्थन नहीं था। दिदरो के बृहंत ज्ञानकोश के लेखकों ने फ्रांस में क्रांतिकारी विचारों का प्रचार किया। फ्रांस में कबेजनो एवं तुर्गो जैसे अर्थशास्त्री ने समाज में आर्थिक शोषण एवं आर्थिक नियंत्रण की आलोचना करते हुए मुक्त व्यापार का समर्थन किया। और बहुत सारे क्रांति जो थे जो वहाँ के भी थी और कहीं और दूसरे राज्य के भी थे, दूसरे देश के, जैसे तुर्गो कहाँ क्या था जी? अर्थशास्त्री। क्वेश्चन पूछेगा तुर्गो कौन है? अर्थशास्त्री हैं। फ्रांस में कैबेजोनो एवं और कैबेजोनो कौन है? ये भी क्या थे? अर्थशास्त्री। इन्हें क्या किया? वहाँ आर्थिक रूप से व्यापारों का जो शोषण हो रहा था उससे मुक्त कराने का क्या दिया? नारा दिया। आगे हम लोग देखते हैं विदेश घटनाओं का प्रभाव। किसकी घटनाओं का प्रभाव? विदेशी घटनाओं का प्रभाव। आप लोग देखते हैं मेरे पास दोस्तों उतना सुविधा नहीं है कहने कि हम इस तरीक़ा से मोबाइल स्लाइड करें। तो मेरा स्लाइड यह है, ऐसे किए तो नीचे आ गया, इधर किए तो ऊपर चल गया। देखिए मेरा स्लाइड, ये देखिए कर रहे हैं जा रहा ऊपर और नीचे कर रहे हैं तो नीचे आ रहा है। ये मेरा स्लाइड हुआ है ना। मेरे पास उतना टेक्नोलॉजी नहीं है, पैसा नहीं है कि हम इसको क्या कर सकते हैं, इस तरीक़ा का व्यवस्था करवा सकते हैं। तो ये मेरा स्लाइड है, ऊपर करेंगे तो ऊपर चल जाएगा, नीचे करेंगे तो नीचे आ जाएगा। ये पवन टीचिंग सेंटर का स्लाइड ऐसा है। मैंने मध्यवर्गीय लोगों का स्लाइड ऐसा ही हुआ करता है। करा विदेशी घटनाओं का प्रभाव। कैसे घटनाओं का प्रभाव? विदेशी घटनाओं का प्रभाव। आगे हम लोग चलते हैं विदेशी। कौन वाली डिबिया याद है? पीली वाली डिबिया। पीली वाली डिबिया में देखते हैं विदेशी घटनाओं को जिसके बारे में पढ़ना है यही पीली वाली डिबिया में दिया हुआ रहता है। तो विदेशी घटनाओं का प्रभाव। तो करा इंग्लैंड की गौरवपूर्ता क्रांति। इसमें विदेशी घटना क्या था? इंग्लैंड का क्या था? गौरवपूर्ता क्रांति भी एक विदेशी घटना का प्रभाव इसके साथ जुटा। दूसरा अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम। किसका स्वतंत्रता संग्राम? अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम। तो हम लोग आगे देखते हैं। कह रहे इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति सन 1888 ईस्वी की इंग्लैंड की महान क्रांति एवं उसके द्वारा वैधानिक शासन की स्थापना ने फ्रांस में भी राजनीतिक परिवर्तन का मार्ग प्रस्तावित किया है। इंग्लैंड की जो गौरवपूर्णता क्रांति था कब हुआ? 1688 में। क्वेश्चन पूछेगा कि 1688 में कौन सी क्रांति हुआ था? तो इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति। क्वेश्चन पूछेगा कि गौरवपूर्ण क्रांति कब हुआ था इंग्लैंड में? तो 1688 ईस्वी में इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति हुआ था।
जो इंग्लैंड की महान क्रांति था, ये क्या था? इंग्लैंड की सबसे महान क्रांति कौन सी? गौरवपूर्ण क्रांति। तो फ्रांस की क्रांति कौन है? 1857 की फ्रांस की क्रांति महत्वपूर्ण है। कर अगला, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। किसका स्वतंत्रता संग्राम? अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम। करा अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में लफायते के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने इंग्लैंड के विरुद्ध भाग लिया था। किसके विरुद्ध भाग लिया था? इंग्लैंड के विरुद्ध भाग लिया था, जिससे वहाँ गणतांत्रिक शासन की स्थापना हुई थी। किसकी शासन की स्थापना हुई थी? गणतांत्रिक शासन की स्थापना हुई थी। फ्रांस की जनता के लिए यह प्रेरणा का स्रोत था। जब अमेरिका में क्या हुआ? फ्रांसीसी सेना के विरुद्ध में इंग्लैंड ने विरुद्ध भाग लिया था, यानी कि इंग्लैंड के विरुद्ध भाग लिया था। किसका सपोर्ट किया था? फ्रांसीसी सेना ने अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में अमेरिका का सपोर्ट किया था। अब विरुद्ध किससे किया था? इंग्लैंड का, क्योंकि अमेरिका में शासन किसका चल रहा था? इंग्लैंड का शासन चल रहा था। इंग्लैंड का अमेरिका क्या चाहता था? इंग्लैंड के शासन से स्वतंत्र चाहता था। इसी में अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, तो फ्रांसीसी है इसका क्या किया था? मदद किया था। कौन सीसी? फ्रांसीसी। कौन रिका? अमेरिका। कौन लैंड? इंग्लैंड। कौन लैंड? इंग्लैंड। जिसने वहाँ गणतांत्रिक शासन की स्थापना हुई थी। फ्रांस की जनता के लिए यह प्रेरणा स्रोत का कार्य किया। ये फ्रांस की जनता का क्या था? ये प्रेरणा स्रोत का कार्य था। इससे एक और भी तरह से क्रांति को बल दिया गया। एक तरह से और इस क्रांति को क्या दिया गया जी? बल दिया गया। यानी कि ये फ्रांसीसी क्रांति के जब इंग्लैंड के विरुद्ध मिला था, अमेरिका जब सपोर्ट करने लगा फिर फ्रांस को आकर, तो इस क्रांति को और क्या मिला? बल मिला। और उच्च रूप से यानी उग्र रूप से यानी अच्छी तरीक़ा से क्या करने लगा? यार क्रांति करने लगे। इसमें अत्यधिक धन व्यय ने फ्रांस की आर्थिक स्थिति को इतना दयनीय बना दिया था। जब फ्रांसीसी किसको मदद कर गया था? अमेरिका को मदद कर गया था। किसके विरोध? कौन लैंड के विरोध? इंग्लैंड के विरोध। कौन रिका के मदद करने गया था? तो अमेरिका को। कौन सीसी गया था? तो फ्रांसीसी गया था मदद करने के लिए। तो जब गया था तो उसमें 10 गया था, तो फ्रांसीसी जो गया था अमेरिका को मदद करने के लिए, तो उसमें 10 अरब लिरबे क्या हो गए थे? पैसे खत्म हुए थे। तो इस जब 10 अरब लिरबे पैसा खर्च हुए थे, जिससे फ्रांसीसी की दयनीय स्थिति क्या हो गया था? बद से बदतर, बहुत ही दयनीय स्थिति खराब हो गया था कि उसे संभालना देश के लिए असंभव बन गया था। इस कठिनाइयों से बाहर निकलना देश के लिए क्या हो गया था? संभव नहीं, असंभव हो गया था। और अंत में यह फ्रांस की क्रांति का तत्कालीन कारण बन गया। और अंत में क्या बन गया? फ्रांस की क्रांति का तत्कालीन बन गया। तो क्वेश्चन पूछेगा फ्रांस की क्रांति का तत्कालीन क्या कारण था? तो फ्रांस की क्रांति का तत्कालीन कारण अमेरिका में फ्रांसीसी द्वारा मदद करना, जिससे बहुत सारे आर्थिक स्थिति खराब हो जाना। और दूसरा तत्कालीन कौन सी था? लुई 16वीं मैरी अंतोतिया से शादी की, जिससे वह फिजूल खर्ची बढ़ता गया। और फिजूल खर्ची के साथ साथ और क्या बढ़ता गया? कर टैक्स बढ़ता गया। ये फ्रांस की क्रांति का तत्कालीन कारण था। दोस्तों, अगर आपको यह अच्छा लगता है इस तरीक़ा से हम पढ़ाते हैं, तो आप वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और अपने दोस्तों को भी बताएं कि इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको कुछ हम समझाते तो उसमें किसी प्रकार की आपको दिक्कत है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख के हमको बता सकते हैं कि हाँ सर, यहाँ पर हमको प्रॉब्लम है, कम समझ में आया, कि यहाँ पर आप फिर से हमको समझाइए, तो हम अगले वीडियो में आपको समझाया करेंगे। और यह वीडियो प्रत्येक दिन सुबह 7 बजे, मेरा कोशिश रहेगा कि प्रत्येक दिन सुबह 7 बजे ही आपको ये वीडियो प्राप्त हो जाए, कि आप दिन भर में किसी टाइम में आप देख सकते हैं। इसलिए आप देखते होंगे प्रत्येक दिन आपको ये 7 बजे वीडियो प्राप्त हो जाएगा, प्रत्येक दिन प्राप्त होगा। पहले इसलिए बीच में वीडियो बंद हो गया था कि मेरा कुछ तबीयत ख़राब हो गया था, जिसके कारण हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे। तो अब मेरा तबीयत थोड़ा ठीक हुआ है, तो हम वीडियो बनाना शुरू किए हैं। तब अब प्रत्येक दिन आपको वीडियो मिलेगा। तो आपको प्रत्येक 7 दिन 7 बजे से आइए और आप प्रीमियम में आप देखिए, प्रत्येक दिन आपको वीडियो प्राप्त हो जाएगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है ना। पेन पेपर हाथ में है और कह सकते हैं कि हिस्ट्री के बुक साथ में है। तो अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।